ब्लू और रेड का शेड्यूल है ये, शायद आप एक बार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। 8:30 से 10 अभी ऑर्गेनिक की क्लास है, 10 to 4 रिवाइज आयनिक इक्विलिब्रियम, 4 to 5:30 फ्लूइड की थर्ड क्लास है, 5:30 to 7 बाइनोमियल की थर्ड क्लास है, 7 to 9 इलेक्ट्रो की क्लास है। नो टेस्ट टुडे, टुमारो टेस्ट ऑफ आयनिक। नोट कर लिया भाई? ठीक है, वैसे तो कल चलो ओके। कल हमने बात की थी, अभी कल तो हमने बोला था आज हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, आज हम ऑर्गेनिक में रेजोनेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट हमें मान के चल रहे हैं कि हमको आता है, थोड़ा बुक से पढ़ लेना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में कोई खास दिक्कत आएगी नहीं अपने को। लेट्स बिगिन विथ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस देखो क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले एक बात इंडक्टिव में बताई थी कि भाई इंडक्टिव जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टेक प्लेस करता है? याद आ रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैसे बॉन्डेड होते हैं? स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, कुछ याद आ रहा है? और जो स्ट्रांगली बॉन्ड है उस बॉन्ड के ऊपर लगने वाला इफेक्ट कैसा लगेगा? वीक लगेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली कैसा इफेक्ट होता है? वीक इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे लगते हैं, ठीक है, ये वाली बात। अब हमको अब बात करनी है रेजोनेंस की। रेजोनेंस, रेजोनेंस के इफेक्ट की बात नहीं कर रहे, रेजोनेंस का इफेक्ट होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, हम सिंपली वर्ड रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। रेजोनेंस इज अ बेसिकली अ परमानेंट प्रॉपर्टी। आप सिर्फ सुनो, अभी मैं अभी 5 मिनट के बाद आपको सारी चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं रेजोनेंस से रिलेटेड। रेजोनेंस, रेजोनेंस कौन से इलेक्ट्रॉन के बीच में टेक प्लेस करता है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसी बॉन्ड होती है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसी बॉन्ड होती है? वीक बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने वाले कैसी बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है। एंड सिंस इट इज अ वीक बॉन्ड, इस पर लगने वाला इफेक्ट कैसा लगेगा? पाई बॉन्ड पर लगने, पाई बॉन्ड जो आपस में इफेक्ट लगाएंगे उस पर लगने वाला जो इफेक्ट है वो कैसा लगेगा बेटा? वो क्या, वो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग लगेगा। स्ट्रॉन्ग क्यों लगेगा, ये बात समझ में आ रही है? देखो हमने इंडक्टिव में एक, ठीक है, एक टेबल ले लेते हैं और एक दीवार ले लेते हैं, ठीक है। दीवार जो होती है, दीवार है आपकी, यहाँ ये बोर्ड ले लो, ये दीवार है, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग दीवार मान लो। टेबल होगी वुडन टेबल, वो ले लो। अब किसी के भी सिर को अगर हम बहुत जोर से दीवार पर एक तो पटकेंगे और उसी सिर को हम बहुत जोर से, मतलब ठीक कर दिया उसको, ठीक करने के बाद उसको हम किस पर पटकेंगे बेटा? वुडन टेबल पर। तो उस जो सिर के गिरने का इफेक्ट है, या जो जोर से हमने उसको इफेक्ट लगाया उसके गिरने का जो इफेक्ट है, वो हमको किधर ज्यादा दिखेगा? किधर ज्यादा दिखेगा हमको? टेबल पर ज्यादा दिखेगा या दीवार पर ज्यादा दिखेगा? ऑब्वियसली बात है टेबल पर ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि टेबल कैसी बॉन्डेड है बेटा? वीकली बॉन्डेड है। दीवार बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है। दीवार पर अगर हम कुछ भी ऐसे करके मारेंगे कुछ भी, तो दीवार को कुछ नहीं होगा, बट टेबल पर अगर इतने ही फोर्स के साथ हम कुछ करेंगे तो डेफिनेटली टेबल क्या हो सकती है? टूट सकती है। तो बात को समझो, ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हमको देखना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इफेक्ट को हमको देखना है कि भाई कहीं पर भी अगर टेबल हो गई या आप समझ लो भाई दीवार हो गई, इन पर लगने वाले इफेक्ट की हम बात बोलते हैं। क्लियर है वाली बात? तो अभी हमको रेजोनेंस की बात करनी है। रेजोनेंस पाई बॉन्ड्स में लगता है, वीक इफेक्ट होता है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा दिखेगा, इसलिए बहुत ज्यादा समझना है। बस इंपॉर्टेंट बात रेजोनेंस की एक ही होती है कि रेजोनेंस दिखना आना चाहिए कि कहाँ हो रहा है। आप समझ जाओगे, आपको रेजोनेंस समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर दिक्कत कहाँ आएगी बेटा? दिक्कत आएगी फीलिंग की, कि रेजोनेंस होता कहाँ है। अगर आपको स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आ गया कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर स्ट्रक्चर देखते ही समझ में नहीं आया कि रेजोनेंस हो रहा है तो फिर मतलब ही नहीं है रेजोनेंस पढ़ने का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि रेजोनेंस हो कहाँ रहा है वो हमको दिखना आना चाहिए, ठीक है। पर रेजोनेंस को अब समझने के लिए कुछ छोटे छोटे से उसके पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे से नोट्स होते हैं, जिसको आप पहले बेसिक बोलते हैं ना, कोई भी इंग्रेडिएंट्स तो तैयार करने पड़ते हैं ना, जो भी वर्ड टर्मिनोलॉजीज हम उसमें यूज करेंगे उन सब का मतलब क्या है वो सब समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? हमको पहले थोड़ी सी थ्योरी नोट करनी है एकदम आराम से, ठीक है। उनमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है वाली बात। तो सबसे पहले रेजोनेंस में सबसे पहले सबसे छोटी सी हेडिंग डालो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दिस इज व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये बहुत सारी अलग अलग बातें होती है। मैं आपको छोटी सी कहानी समझाती हूँ कि बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है। ये कहानी कुछ लोगों की सुनी हुई भी होगी, पर फिर भी आप थोड़ा शांति से आप समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली रेजोनेंस क्या होता है।
ठीक है। देखो क्या होता है, आप समझो कि एक कोई बहुत ओल्ड पर्सन है और अपने क्या कहते हैं कि अब जब कोई बहुत ओल्ड हो जाता है, आप समझ लो 105 ईयर्स के हैं ओल्ड, और अभी हमारे घर में आप समझ लो पड़ोस में रहते हैं, हमारे घर नहीं लेते हम एग्जाम्पल, पड़ोस में रहते हैं वो, एंड अभी कोई 105 साल का व्यक्ति होगा, तो बेचारा ऑब्वियसली बात है कंप्लीटली बेड रेस्ट पर होगा, वो बेड रेस्ट पर है, ठीक है, वो बेड रेस्ट पर है। एंड जनरली अभी देखो हमारे भी दादाजी नाना जी 70 80 85 ईयर्स तक की एज तक के होते हैं, तो हम भी उनसे रेगुलरली बहुत मिलते रहते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, क्योंकि वो भी अभी हमसे अपनी बातें अपनी फीलिंग्स शेयर करने करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फील करो अगर वो 100 ईयर्स के हो गए, तो बाय डिफॉल्ट विद टाइम जो होता है हमारा उनसे मिलना कम हो जाता है, क्योंकि वो रेस्ट पे ज्यादा रहते हैं, तो अभी हम उनसे इतना मिलते नहीं है, इतना उनके सामने जाते नहीं है, ठीक है। सडनली एक दिन पता चलता है कि यार जो भी जो 105 ईयर्स की जो दादाजी थे अब वो नहीं रहे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। अब वो नहीं रहे तो अब सबसे पहले एक इंडियन कल्चर होता है, जनरली ट्रेंड होता है कि भाई अब जो नहीं रहे अब उनके लिए अपने जो भी प्रोसीजर होगा उनकी बॉडी के साथ वो सारा प्रोसीजर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि उनकी मेमोरी में हमको जो है एक मीटिंग रखनी है, गेट टुगेदर रखना है फॉर हिज मेमोरी। और मेमोरी में गेट टुगेदर रखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए उनकी फोटो चाहिए। अब इतना किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, इतने एजेड थे, ऑब्वियसली बात है यार, इतने एजेड थे तो उनके साथ को आप सेल्फी वेल्फी तो क्लिक करेगा नहीं कि बिठा के उनके साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है हमारे पास उनका कोई फोटो नहीं था, कुछ नहीं था। हमने क्या किया, घर में 15 16 मेंबर्स थे, उन सब 15 16 मेंबर्स को कलेक्ट किया, एक स्केच बनाने वाले को बुलाया, और उस स्केच बनाने वाले को हमने बोला कि भाई अभी हम 15 16 मेंबर्स जो भी हैं, जो भी घर में है, वो आपको कुछ बताएंगे उनके बारे में, आप उनके बारे में जो बताएंगे उसके हिसाब से आप स्केच ड्रॉ कर लें। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि दादाजी से इतने सारे लोग मिल ही नहीं रहे थे यार, कभी कभी मिलते थे कभी कभी नहीं मिलते थे, तो सबको पूरी बात भी या पूरी शक्ल भी उनकी ढंग से याद नहीं थी, थोड़ा थोड़ा हर किसी को याद था। किसी को ये याद था यार उनके सिर के सामने 2 3 ही बाल थे, बाकी तो पूरा कुछ था नहीं। किसी को ये याद था कि यार उनके नाक में के यहाँ पे कोई मोल था। किसी को ये याद था कि उन्होंने जो अपने कान थे वो पियर्स करा रखे थे सॉरी, ऐसा वो थोड़ा थोड़ा किसी को ये याद था उनकी आईब्रोज बहुत कम थी या नहीं थी, आंखें थोड़ी छोटी छोटी थी। तो अब स्केच बनाने वाले ने क्या किया, 15 16 मेंबर्स के साथ डिस्कस किया, उनको आराम से बिठाया, उनके साथ डिस्कस किया, भाई आप थोड़ा थोड़ा मुझे बताते रहो, मैं ड्रॉ करते रहता हूँ। तो हर एक मेंबर ने हर एक कैरेक्टरिस्टिक बताया, हर एक मेंबर ने, ठीक है ना, पर जितना भी पता है परफेक्ट बताया, जितना थोड़ा थोड़ा पता था पर सबको सही से पता था। उन्होंने हर एक ने एक कैरेक्टरिस्टिक बताया, उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से स्केच बनाने वाले ने डायग्राम ड्रॉ किया, मतलब उनका स्केच ड्रॉ किया। देखो, तो ये जो हर कैरेक्टरिस्टिक हर मेंबर ने बताया है, दिस इज ओनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो फाइनल स्ट्रक्चर आपने बनाया, जो फाइनल स्ट्रक्चर आपने बनाया है, दैट फाइनल स्ट्रक्चर इज व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। कितना भी आप स्केच बनाने वाले से कितना भी परफेक्शनिस्ट होने की एक्सपेक्टेशन रख लो, लेकिन आप खुद लॉजिकली सोचो, अगर आप फोटो स्केच करके फोटो खींच कर रखते, वो फोटो और स्केच, डिफरेंस समझ में आएगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब रियल स्ट्रक्चर तो रियल स्ट्रक्चर ही होता है, कितनी भी कोशिश करो आप रियल स्ट्रक्चर को पेपर पे प्लॉट पेपर पे ड्रॉ करने की, बट क्या वो जो स्केच है, जिस रियल स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली फोटो की बराबरी कर पाएगा? नहीं, वो अलग ही दिखेगा कि यार आपने स्केच बनाया, आपके पास उनका फोटो नहीं था। तो थोड़ा स्टोरी को वापस से सोचने की समझने की कोशिश करो कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कंपाउंड की एक एक प्रॉपर्टी बताते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बताते हैं बेटा? कंपाउंड की एक एक प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है ना। हर कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड का देखिए, जब कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो आगे जाके आपको समझ में आएगा, वो एक स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाता है, तो हमको किसकी जरूरत है, किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में शो करे सारी प्रॉपर्टीज को, उन अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मदद से हम कोशिश करते हैं कि हम सारी प्रॉपर्टीज को किस पे शो कर दे बेटा? एक ही स्ट्रक्चर पे कोशिश, लेकिन वो हो नहीं पाता, उतना परफेक्शन से नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होती है, जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, इन इंपॉर्टेंट वर्ड को अब हम डेफिनेशन से लिखने की कोशिश करते हैं। तो रेजोनेंस हेडिंग के अंदर सबसे पहली चीज आप लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन होती है, मैंने बताया ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या शो करता है कंपाउंड की,
एक प्रॉपर्टी, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रक्चर की मदद हम लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे सिंगल स्ट्रक्चर्स को हम सम अप करते हैं और फिर हम एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो फाइनल स्ट्रक्चर आप कितना भी परफेक्शन के साथ बनाने की कोशिश करो बेटा, लेकिन वो फाइनल स्ट्रक्चर कभी भी रियल स्ट्रक्चर की बराबरी नहीं कर पाएगा। आप खुद फील करो, आप अगर सबसे एक एक प्रॉपर्टी पूछते हो और उस प्रॉपर्टी की मदद से बेटा आप क्या करोगे, उस प्रॉपर्टी की मदद से आप एक एक कैरेक्टरिस्टिक को लिखोगे और उस कैरेक्टरिस्टिक को सम अप करके जब आप एक स्केच बनाओगे तो वो स्केच आप कितने भी परफेक्शन के साथ बनाने की कोशिश करो, लेकिन वो स्केच कभी किसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, वो रियल स्ट्रक्चर की, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल फोटो होता, वो स्केच कभी भी उस एक्चुअल फोटो की बराबरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी मैं टर्म्स लिखती हूँ और कोशिश करूंगी हर टर्म्स को भी समझाने की उस स्टोरी के साथ ही कनेक्ट करते हैं उस स्टोरी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, when a single structure cannot represent all the properties of the compound, when a single structure cannot represent all the properties of the compound, when a single structure cannot represent all the properties of the compound, then ये कॉमा जरूर लगते ना, हाँ, then different structures are used, then different structures are used to represent all the properties, of the compound. To represent all the properties of the compound, these different structures are known as resonating structures, or canonical form, comma, represented by, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे टॉटोमरिज्म का। टॉटोमरिज्म में जो एरो यूज होता है और जो इसमें एरो यूज होते हैं अलग अलग, टॉटोमर्स में भी अलग अलग टॉटोमरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन टॉटोमरिज्म एंड रेजोनेंस। कभी भी आपको जेईई एडवांस में कोई क्वेश्चन आता है और अगर वो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे देते भाई कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर है एक ही कंपाउंड के, तो वो टॉटोमर्स भी हो सकते हैं और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम इज दिस, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये हम कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो हम ये ऐसा एरो लगाएंगे, और अगर टॉटोमर्स होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट एरो लगता है इक्विलिब्रियम वाला, वो हम वहां पढ़ेंगे। पर फिलहाल ये ऐसा एरो लगाए मतलब डेफिनेटली दे आर व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, रिप्रेजेंटेड बाय दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हमको पता ही नहीं चलता कि दे आर टॉकिंग अबाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या टॉटोमर्स, तो कुछ 3-4 बेसिक डिफरेंस होते हैं ये पता करने के लिए कि टॉटोमर्स है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसके लिए हमको जरूरत लगेगी। फिलहाल डेफिनेशन एक और बार देखो, मैंने आपको बोला था कि भाई आप जो दादाजी हैं उन दादाजी के जब आप अलग अलग मेंबर से अलग अलग स्केच बनाने में हेल्प करोगे तो ईच मेंबर जो रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यही हमने बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर व्हाट, when a single structure cannot represent all the properties of the compound, then different structures are used to represent all the properties of the compound, and these different structures are known as resonating structures or canonical form. Sophisticated language में उसको canonical form भी बोलते हैं, ठीक है, canonical form, and they are represented by this arrow। ठीक है, ये वाली बात, they are represented by this arrow। तो ये आप पूरा अच्छे से नोट कर लो पूरा, फिर अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरी खत्म नहीं हुआ, आप इतनी डेफिनेशन तो लिखो।
लिख लिया बेटा? और थोड़ा सा अभी सुनते भी जाना और साथ साथ में थोड़ा सा लिखते भी जाना कि छूट ना जाए, क्योंकि अभी टाइम गैप समझ में नहीं आता ना, और आप सामने तो हो नहीं बताने के लिए कि रुको चलो स्टेप से। ठीक है, तो हो सकता है, कोशिश तो पूरी करूंगी, पर कभी कभी थोड़ा साथ में भी लिख लिया करो। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था ना कि रियल स्ट्रक्चर जो होता है इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, बताया था ना अभी, क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं कि वो स्केच वाले को बोले यार परफेक्शन के साथ स्केच ड्रॉ करो, बट आप भी समझ लो कोई भी होगा कितने भी परफेक्शन के साथ स्केच ड्रॉ करेगा फिर भी वो किस स्केच की बराबरी नहीं कर पाएगा, वो रियल स्ट्रक्चर की बराबरी नहीं कर पाएगा। तो रियल स्ट्रक्चर जो होता है कहीं ना कहीं सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में घूम जाता है, मतलब उनके बीच में ही होता है, बट स्टिल इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। ठीक है, और आपने देखा होगा बेंजीन में जब वो बीच में गोला शो करते हैं, मतलब वो डॉट 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 डॉट, जिसको छोटे बच्चे बेचारे जो नए नए आते हैं 11th में वो ऑक्सीजन समझते हैं, विदाउट एनी बॉन्ड समझाना पड़ता भाई वो ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है ना, तो वो जो बेंजीन होता है उसमें जो बीच में गोला 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 होता है ना, उसको भी वो डॉट 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 से एक्चुअल शो करते हैं। तो डॉट 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 से क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो वहां पे बॉन्ड तो बना नहीं सकते, बॉन्ड बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हर जगह डबल बॉन्ड थोड़ी है। अब वो बॉन्ड बना नहीं सकते हैं, मजबूरी उनकी, बॉन्ड नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। अब वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड नहीं बना रहे तो अब वो क्या करेंगे, अब वो उसको ऐसा शो करते डॉट 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 से, क्योंकि वो एग्जैक्ट बॉन्ड बना नहीं पा रहे, तो वो बोलेंगे यार सब कुछ ऐसा ही, अब तुम समझ लो ऐसा, मतलब हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते पेपर पे, पर ऐसे ही कुछ है तुम समझ लो। ठीक है, तो अभी ये हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, सबने लिख ली। अब नेक्स्ट हम आते हैं रियल स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन पे। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको समझने पड़ेंगे रेजोनेंस समझने के लिए। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, अभी हम रेजोनेंस समझ रहे हैं, अभी हम रेजोनेंस किस पर नहीं आए बेटा, इफेक्ट पर नहीं आए। जैसे इंडक्टिव का इफेक्ट होता है ना, वैसे रेजोनेंस का भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। अभी हम उस इफेक्ट पर नहीं आए, अभी हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं रियल स्ट्रक्चर। अब रियल स्ट्रक्चर की भी इंग्लिश लिख लो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि ये वो होता है जो पेपर पे ड्रॉ नहीं हो सकता। तो देखो क्या लिखेंगे रियल स्ट्रक्चर में, रियल स्ट्रक्चर between all the resonating structure between all the resonating structures. Real structures is somewhere between all the resonating structures. आगे लिखो which cannot be, which मतलब real structure, इट लिख दो ना, थोड़ी इंग्लिश देख लेना यार। It cannot be drawn on, it cannot be drawn on paper. इसको कहां ड्रॉ नहीं कर सकते बेटा, पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसके लिए एक अलग वर्ड है, इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड कॉमा वही रिप्रेजेंटेड एज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर ये लग गया ये वाला, इसका मतलब अब वो किसकी बात कर रहे हैं आपके साथ, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। वो उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिस स्ट्रक्चर में क्या शो होगा, उस स्ट्रक्चर में सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक बार में शो करने की कोशिश करेंगे लेकिन शो नहीं कर पाएंगे। फिर देखो मैंने तुम्हें बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो सारे मेंबर्स होते हैं, जो सारे मेंबर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सारे मेंबर्स होते हैं वो छोटी छोटी प्रॉपर्टी बताएंगे, दोज आर व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, फाइनल स्केच जो बन के आपके सामने। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, फाइनल स्केच को कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश कर लो, पर क्या फाइनल स्केच एक्चुअल फोटो की बराबरी कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल स्ट्रक्चर इज समवेयर बिटवीन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंटेड एज दिस। क्लियर है ये वाली बात, ये स्केच है जिसको हम क्या नहीं कर पा रहे, फोटो नहीं बना पा रहे, उसको हम फोटो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लिखो फिर मैं आगे कहानी लिखवाती हूँ।
आगे बढ़े। रब कर दो बेटा। ये तो हमने दो डेफिनेशन की बात कर ली, अब थोड़ा उन दोनों की भी बातें कर लेते हैं, उन दोनों से रिलेटेड भी कुछ बातें कर लेते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस के बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो अब बात को समझना, अब बात को शांति सुनना, उसी स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, हम दादाजी की स्टोरी की बात कर रहे थे, उसी स्टोरी पे हम वापस से आते हैं। उस स्टोरी में हमने क्या बोला था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी कंपाउंड के, ठीक है ना। पर हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये एक सोच होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी दादाजी से इतना फ्रिक्वेंटली तो मिला नहीं है, उनको एक ऐसे हल्का फुल्का कुछ याद है, ऐसा कभी उनको मिले थे, देखा था कि हाँ यार उनके नाक के यहाँ पर कोई मोल है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। समझ रहे हैं मेरे बात, ध्यान आ रहा है, उस पर बात करने की कोशिश करें। मतलब एक चीज आप सोचने की कोशिश करो उसके पीछे का लॉजिक की वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो एक इमेजिनरी बात है कि यार ऐसा मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, ऐसा एक्चुअल है या नहीं है वो तो उस बंदे को भी पता नहीं है भाई, पर उसको ऐसा लग रहा है हाँ मैंने कभी उनको देखा था। कहने की बात यह है कि रियल स्ट्रक्चर, जो रियल फोटो होता, जो आप क्लिक किया होता वो रियल स्ट्रक्चर है, लेकिन अब आप चाह कर भी उसको किस पर नहीं बना सकते हो, आप पेपर पे नहीं बना सकते हो। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जिनको आप पेपर पे बना रहे हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज को आप पेपर पे जिनको आप ड्रॉ कर रहे हो, वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है दे आर हाइपोथेटिकल। वो आपकी सोच है, ऐसा है ऐसा नहीं है इतना तो आपको भी ध्यान नहीं है, क्योंकि आप कैसे पता करें, कैसे कंफर्म करें कैसा है ऐसा नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। वो क्या है बेटा, वो आपकी क्या है, वो आपकी सोच है। बात को समझना, ठीक है ना। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आ जाती है, जो अगला हमारा पॉइंट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर दे आर व्हाट हाइपोथेटिकल, दे आर व्हाट इमेजिनरी। वो एक सोच, एक थॉट है। अरे यार थोड़ा दादाजी को थोड़ा सा साइड में रखो और एक कंपाउंड को पकड़ो। अभी कंपाउंड में थोड़ी तुमको बॉन्ड टूट के नई बॉन्ड बनती हुई दिखेगी, फिर ये बॉन्ड टूटी ये बॉन्ड बनती, ऐसा दिख थोड़ी रहा है आपको। ये तो अब क्या हो रहा है कि कंपाउंड में हमको ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे किसी भी बॉन्ड का ऑर्डर जो है वो 1 है और किसी बॉन्ड का ऑर्डर 2 होता है। बॉन्ड ऑर्डर सब लोग समझते हैं, याद आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। कितनी बॉन्ड है दो एटम्स के बीच की, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इतना ही हमको काम आता है ऑर्गेनिक में। तो किसी बॉन्ड का ऑर्डर 1 है, किसी बॉन्ड का ऑर्डर 2 है, तो बताना बहुत आसान हो जाता है कि भैया ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है। आप कभी एक्सपेरिमेंट किया और किसी बॉन्ड का ऑर्डर 1.5 1.6 निकल गया, दिमाग खराब हो जाएगा। अब ये 1.5 1.6 कैसे आ गया, अब इसको क्या रिप्रेजेंट करे, कितनी बॉन्ड है। आप समझ रहे हैं बात को। तो बात को फिर मेरी ध्यान से सुनो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल, वो एक इमेजिनरी बात है कि शायद उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ है, कि शायद उनके बीच में ऐसा कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, ऐसी हाइपोथेटिकल बात है। एग्जैक्टली है या नहीं है ये नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो हमको कोई फैक्ट रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा ना। बॉन्ड ऑर्डर 1.6 को तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि बॉन्ड ऑर्डर कहां से आ रही है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हम ऐसी बोलते ना हाइपोथेटिकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है अभी अगले पॉइंट का कि जो नेक्स्ट पॉइंट मैं भी तुमको डिक्टेट कराऊंगी कि हाइपोथेटिकल सॉरी रियल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर है, जो सच में स्ट्रक्चर है, जो मतलब बोलते हैं ना जो हमको पता है कि हाँ यार बॉन्ड ऑर्डर 1.6 है, वो रियल स्ट्रक्चर है, वो सच्ची बात है, लेकिन इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। समझ रहे हैं, जो असल में हो रहा है उसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और जो हो नहीं रहा है या सोच है हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बात है उसको कहां ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, पेपर पे। समझ रहे हैं आप बात को। तो लिखिए आप इस बात को आराम से लिखना, एकदम कोई जल्दी नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, साथ साथ में लिखते जाना यार। मैं लिखी इसलिए रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार क्या कहते हैं कि मेरी स्पीड वो डिक्टेट करने के कारण आप ना लिख पाओ, इसलिए मैं लिखती जा रही हूँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप साथ साथ में लिखोगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, मैंने बोला था ना शायद वाली बातें, आर इमेजिनरी, अनरियल, हाइपोथेटिकल, ये सब वर्ड यूज होते हैं, मेल्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे। हाइपोथेटिकल, resonating structures are imaginary, unreal, hypothetical, non-existing, एक और वर्ड निकला सॉरी, hypothetical, non-existing,
मतलब किसी ने देखा नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं किया कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा सिर्फ हम प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि शायद ऐसे ड्रॉन ऑन पेपर, बट दीज कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। ठीक है, और रियल स्ट्रक्चर के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लिख लिया ये, आगे बोलूं। रेजोनेंस इफेक्ट is delocalization, actually resonance effect is delocalization of electrons, of of electrons present in orbitals which may be of electrons present in orbitals which may be pi electrons और लोन पेयर, ये सब शब्द होते हैं, अब अलग अलग वर्ड्स होते हैं यार, आप देख लो, विच में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर और नेगेटिव सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फॉलो दिस, दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फॉलो दिस, क्या लिखूं आगे, अप्रोप्रिएट कंडीशन, बट नो सिग्मा इलेक्ट्रॉन फॉलो दिस अप्रोप्रिएट कंडीशन। एक बार और ढंग से देख लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, अनरियल, हाइपोथेटिकल, नॉन एग्जिस्टिंग, बट दीज कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। ठीक है, ये तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उसके बाद फाइनल कर ली। अगली बात आती है कि रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, बार बार ये बात बता रही हूँ, इंडक्टिव सिग्मा में देखने को मिलता है, और ये कहाँ देखने को मिलेगा बेटा हमको, पाई इलेक्ट्रॉन्स में। एक्चुअली रेजोनेंस इफेक्ट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in orbitals which may be pi electrons or lone pair or negative charge, but no sigma electrons follow this appropriate condition। ये वाली चीज आपको कहां देखने को कभी भी नहीं मिलेगी बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अब रख कर दूं। चलो भैया आगे, अब आगे ओजोन, ओजोन सबने देखा है, देखा तो सब है, नालायक को सामने होता भी कहते हैं फिक्स है तुम्हारा। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोस्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ओजोन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, पहले समझ लो फिर ड्रॉ कर लेना। O3 इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फिर एक ऐसा होगा, ठीक है, फिर ये कैसा होगा, अब भावनाओं को समझो यार, अभी कैसे शो करे, कभी एरो इधर कभी एरो इधर, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अब उसको शो कैसे करें, तो उनकी मजबूरी है, वो कैसे शो करते हैं, ऐसे डॉट डॉट से, भाई डॉट 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 डॉट। उनका कहने का मतलब आप पूरी बॉन्ड बना नहीं सकते, वो तो अन्याय हो जाएगा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब डॉट डॉट के साथ शो करना हमारी मजबूरी होगी कि कभी डबल बॉन्ड इधर शो हो रही है, कभी डबल बॉन्ड उधर शो हो रही है, कभी डबल बॉन्ड इधर शो हो रही है, कभी डबल बॉन्ड उधर शो हो रही है। ये एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ओजोन का, जो हम सबका देखा हुआ होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसमें इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उधर, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उधर, ये चलता रहता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सबको पता ही है, थोड़ा अब उस कहानी पे नहीं जाएंगे यार, अभी ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, हमारे को क्या एक्सपेक्ट होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितनी है इसकी,
हम क्या सोचते हैं स्ट्रक्चर को देख करके बॉन्ड ऑर्डर कितनी होनी चाहिए बताओ। ये तो हो गए हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है भाई, और ये क्या हो गया बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये क्या हो गया बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब बात को समझो। एक्सपेक्टेड बॉन्ड ऑर्डर जो होती है वो या तो 1 होती है या तो 2 होती है। एक्सपेक्टेड बॉन्ड ऑर्डर इज 1 and 2, मतलब एक बॉन्ड के बीच में 1, एक बॉन्ड के बीच में 2, एक्सपेक्टेड बॉन्ड ऑर्डर होती है। ठीक है, बट एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर इज, मतलब जब आप एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे, ये तो एक्सपेक्टेड हो गया कि इतना होना चाहिए यार, ये आर में देख लिया थोड़ा, दोनों ही आ रहे थे ना, बट एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर इज समथिंग बिटवीन 1 and 2, समथिंग बिटवीन 1 and 2, सपोज कर लो दैट इज 1.5। तो अभी 1.5 बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन करें, 1.5 बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कोई एक्सप्लेन करने का तरीका ही नहीं। तो उसके लिए कंसेप्ट आ गया मार्केट में भाई, रेजोनेंस। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कभी बॉन्ड जो एक्चुअल बॉन्ड होती है वैसे कोई डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है। 1.5 जैसा बॉन्ड ऑर्डर तो हमने कभी सुना नहीं है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर शो कर देते कि सिंस कभी बॉन्ड इधर बनती है, कभी बॉन्ड डबल बॉन्ड और इधर बन रही है, तो इस तरीके से इस तरीके का क्या हो रहा है, वो रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है रेजोनेंस का। आप देखो, फिर हम अगले एग्जांपल पे आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो पूरी बात को। यार तुम मैथ्स में बाइनोमियल में उसको प्रैक्टिस करते रहना, सिंगेज को। वैसे मैं सोच रही हूँ कि कल मैंने गलती करके मुझे थोड़े बेसिक क्वेश्चन कराने चाहिए थे, आज मैं बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगी, तुम्हारे भरोसे नहीं रहूंगी, क्योंकि शेड्यूल में तुम्हारा देख रही हूँ। तो डेली प्रैक्टिस के लिए तुम क्या ही घर पे प्रैक्टिस करोगे, तो आज थोड़े से नीचे के लेवल के क्वेश्चन और शुरू करेंगे। ठीक है ना, चलो ये नोट कर लिया बेटा, यहाँ तक आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आता है अपना स्ट्रक्चर बेंजीन, सबसे फेमस, सबसे कॉमन। इसको पहले समझ लो, इसको देख लो, फिर आप कर लेना, आप एक साथ में नोट कर लेना। ठीक है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, सबका देखा हुआ बेंजीन। ठीक है ना, ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, थोड़ा छोटा ड्रॉ कर लेती हूँ, मुझे एक साथ ड्रॉ करना पड़ेगा ना, सॉरी ना। देखो कल कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था इसके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, कोशिश कर रही हूँ मैं। हाँ, ऐसे भी बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कोई तुमसे पूछ ले कि भैया ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा, अगला वाला भी ऐसा। ये कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, मैं आपको आराम से आगे जाके समझाऊंगी। अभी तो फिलहाल अपनी एनसीईआरटी में आप जितनी भी अच्छी बुक्स है उसमें ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, पर आगे जाके बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि ये सब स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। फिलहाल तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि देखो यार, एक ही बेंजीन के कितने स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, और इसका फाइनल जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो ऐसा बनेगा, फाइनल रेजोनेंस हाइब्रिड। वो मुझे बीच में कुछ स्टोरी लिखनी है ना, इसलिए। अब कैसे रिप्रेजेंट करें कि बॉन्ड यहाँ भी है, बॉन्ड यहाँ भी है, बॉन्ड यहाँ भी है, बॉन्ड यहाँ भी है। अभी देखो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं थी, यहाँ कोई बॉन्ड आ गई, इधर कोई बॉन्ड नहीं थी, इधर कोई बॉन्ड आ गई, इधर कोई बॉन्ड थी नहीं, इधर बॉन्ड आ गया। अब इसको कैसे शो कर, एक ही स्ट्रक्चर में शो करना है। मेरे को बेंजीन ड्रॉ करना होगा तो क्या मैं 5-6 स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ एक साथ सारे, नहीं ना, गलत हो जाएगा ना वो। तो एक ही स्ट्रक्चर में शो करने के लिए वो क्या बोल देते थे, क्या ड्रॉ कर लो आप इस तरीके से,
मतलब बॉन्ड कहाँ जा रही है, जिधर जिधर बॉन्ड जा रही है उधर उधर क्या ड्रॉ कर लो, डॉट 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 डॉट, जिस जिस एटम पे, इस एटम पे, इस एटम पे, इस एटम पे, इस एटम पे, हमने सब दूर क्या ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, डॉट डॉट डॉट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर अच्छी बात है। अब ये जो पहले और दूसरा स्ट्रक्चर है, ओ नो ग्रीन यूज नहीं करना है, मुझे याद आ गया, मैं सिर्फ एरो के लिए यूज कर रही हूँ, गलती होगी भाई, अब लिख लिया है तो ले लेती हूँ, सिर्फ एरो बनाती हूँ। हाँ, ये जो पहले दो स्ट्रक्चर है उनको कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा, पहले दो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है केकुले और एक होता है बेंजीन स्ट्रक्चर, हम पढ़ चुके हैं, शायद नहीं पढ़ा होगा, छोड़ो ऐसे ही बोल दिया मैंने। हाँ, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, केकुले स्ट्रक्चर होता है, एक बेंजीन स्ट्रक्चर होते हैं। पहले दो स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर। और ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअली केकुले आर आल्सो बेंजीन, वो तो केकुले ने निकाल दिया होगा तो उसके नाम पे उसको डेडिकेट कर दिया। दीज आर व्हाट, बेंजीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इसी में, अगली इंपॉर्टेंट बात आ जाती है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ की। कैसे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, कैसे पता चला कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए इनमें से कोई भी सही स्ट्रक्चर या सारा के सारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो इस तरीके से पता चला, उन्होंने बॉन्ड लेंथ निकाली। बॉन्ड लेंथ समझते हैं हम, क्यों नहीं समझते हैं, आप इतने एजुकेटेड है, बॉन्ड लेंथ तो आप समझते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने बॉन्ड लेंथ जब निकाली तब उनको पता चला कि उनको पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, उनको भी पता है और तुमको भी पता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब उन्होंने बेंजीन की हर बॉन्ड की लेंथ निकाली, जब बेंजीन की हर बॉन्ड की लेंथ निकाली, वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो ना 1.54 थी ना 1.34 थी, इट इज समथिंग बिटवीन 1.54 एंड 1.31 एंड दैट इज लेट्स से 1.39 एंगस्ट्रॉम। बात समझे, जब उन्होंने सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निकाली तो वो 1.54 एंगस्ट्रॉम थी, उन्होंने कहा अच्छी बात है, भी बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निकली। जब उन्होंने डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निकाली तो वो निकली 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब उन्होंने बेंजीन की हर बॉन्ड की लेंथ निकाली वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि वो जो हर बॉन्ड की लेंथ थी वो ना सिंगल बॉन्ड थी और वो ना ही डबल बॉन्ड, वो समथिंग बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड थी, और वो कितनी थी बेटा, 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। इससे उनको पता चला यार कुछ तो गड़बड़ है, ये सारे स्ट्रक्चर के अलावा भी कोई एक स्ट्रक्चर है जो, या इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर भी उठा लेते हैं, वो आगे जाके तुमको पता चलता है यार ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ की बॉन्ड लेंथ तो 1.39 प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहा है, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये तो कितनी बॉन्ड बता रहा है, वो बोल रहे तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसको तो सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, लेकिन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो आई नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये ऐसा तो नहीं है यार। आप भी सोचोगे ना, आप अपन भी इतने एजुकेटेड, अपन भी कुछ चीजों में दिमाग लगाते नहीं लगाते कि यार ऐसा तो हो नहीं रहा होगा, समझ रहे आप मेरी बात। तो दिस इज एक्चुअली द स्टोरी कि थोड़ा थोड़ा और इस चीज को लेकर कंफर्म होते गए थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है। ठीक है बेटा, तो अभी इतना लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस लिख लो, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल होगा, जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल था अपना ओजोन, उसके जैसे एक थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला एग्जाम्पल ले लिया अपने। लिखो फिर हमारे कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। आगे बढ़े भाई, चलो चलो अब हम आते हैं अगली कहानी पर, और अगली कहानी क्या है हमारी, कंडीशंस, सुटेबल कंडीशन फॉर रेजोनेंस। यार इसमें थोड़े स्ट्रक्चर गंदे गंदे बनते हैं, ध्यान रखना, ये ग्रीन पेन नहीं हाथ में ना। नेक्स्ट लिखो, सुटेबल कंडीशन फॉर रेजोनेंस।
suitable condition for resonance। देखो अब आप क्या समझ चुकी हो, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत फीलिंग आ गई है, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात आपको किस चीज की फीलिंग आ गई, दूसरी बात आपको समझ में आ गया रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अब ये दो चीज को लेके हम बहुत क्लियर है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर्स क्या होता है। अब मुद्दे पर आते हैं कि अब रेजोनेंस इतना हमको देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको ही समझ में आ गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको जो कंपाउंड की हर एक प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करता है। रियल स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पेपर पे प्लॉट तो नहीं हो सकते हैं पर वो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया रियल स्ट्रक्चर। फिर हमको ये बात भी समझ में आ गई कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टेक प्लेस करेगा ये भैया, इट कैन बी नेगेटिव चार्ज, इट कैन बी लोन पेयर, इट कैन बी डबल बॉन्ड। ये बात समझ में, कैसे करेगा वो मुद्दे पे अभी अपन नहीं है, वो अभी अपन आगे जाएंगे, पर इस पे होता है, ये बात भी होगी। अब अगली बात होगी, मैंने बोला था भैया समझ भी लोगे, थ्योरी देखना आना चाहिए, समझ रहे हैं याद आ रहा है। मैंने कहा था ये तो समझ में आ ही जाता है कि रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सब चीजें तो क्लियर हो जाती है, पर इंपॉर्टेंट बात जो मेन मुद्दे की बात है जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इशू होता है कि रेजोनेंस हो रहा है ये देखना आना चाहिए। तो रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, कैसे होता है, किन हालातों में होता है, क्या बेसिक कंडीशन है जो रेजोनेंस के लगती है, हम थ्योरी पहले वो थोड़ी सी लिख लेते हैं। उन सब बेसिक बातों को हमको ध्यान में रखना है दिमाग में, और फिर कहीं लगे कि यार वो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इमीडिएट कमेंट कर देंगे कि क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ये वाली बात। तो अभी हम शुरू करते हैं, हेडिंग डालो, सुटेबल कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है ना। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। हो सकता है अभी कुछ बच्चों को प्लेनैरिटी की उतनी फीलिंग ना हो, पर थोड़ा वेट करो बेटा, समय के साथ आपको प्लेनैरिटी की भी फीलिंग आ जाएगी, ठीक है ये वाली बात, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है अभी तो सिंपली आप थ्योरी लिखो। हो सकता है थ्योरी लिखने में आपको लगे कि यार मुझे तो इस चीज, मैक्सिमम लोगों को होगी जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोगों को दिक्कत आ भी सकती है, आप मुझे बता भी देना आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है, कौन से टर्म्स नहीं पता है, क्योंकि जनरली मैं क्लास में तो पूछती रहती हूँ भैया ये चीज पढ़ी है, लोन पेयर भैया, अपने क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फीलिंग है या नहीं है भैया, फॉर्मल चार्ज क्या होता है पता ही नहीं पता है, रियल चार्ज फॉर्मल चार्ज के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारी चीजें क्लास में अगर दो भी बोल देते कि यार नहीं पता है तो मैं उसको रिवाइज करा देती हूँ, तो बाकी लोग का भी रिवाइज हो जाता है। बट अभी मेरे सामने कोई है नहीं बोलने के लिए ना, तो आपको कोई भी ऐसी चीज लगती हो कि आपने ये टर्म यूज की थी मैम मुझे ये टर्म नहीं पता है, मैं कल सबसे पहले आके एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है वाली बात। तो आप मुझे बता दीजिएगा आपको कौन कौन सी टर्म्स नहीं पता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस चीज की, मैंने बोला था सुटेबल कंडीशन फॉर रेजोनेंस की। हम बात करते हैं सुटेबल कंडीशन फॉर रेजोनेंस में। ओ भैया मिरर इमेज की बातें ना करें अभी, अन्वेश मिरर इमेज के इश्यू में ना पड़े, मिरर इमेज एक अलग कहानी है, ठीक है ना। तो मिरर इमेज भी है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें बेटा, ऑप्टिकल केमिस्ट्री को इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड ना करें। ऑप्टिकल केमिस्ट्री एक अलग तरह के कंपाउंड्स में लगती है, ठीक है। प्लेनर कंपाउंड्स में ऑप्टिकल केमिस्ट्री लगती है पर वो अलग तरीके से लगती है। बिल्कुल वो आपकी बात है कि वो बिल्कुल परफेक्ट बात है कि दे बोथ आर मिरर इमेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो हम सेम ही कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रही हूँ वो तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो थोड़ा सा अभी इसमें ऑप्टिकल केमिस्ट्री को आप इंक्लूड ना करें, आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। ये बहुत बेसिक बात है, ऑप्टिकल केमिस्ट्री एक अलग कहानी है, ठीक है ना। जो कंपाउंड्स प्लेनर होते हैं वैसे भी वो सारे उनकी इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करती है, अभी तुमको ये समझाना बाकी है मेरा कि भैया कोई कंपाउंड अगर प्लेनर है, जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में आप मिरर इमेज नहीं बना सकते हैं क्योंकि बेंजीन में प्लेनैरिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो उसकी हम बातें आगे जाके करेंगे बेटा, ठीक है। चलो अन्वेष मेरे ख्याल में मैंने क्लियर कर दिया बात। नेक्स्ट हम आ गए सुटेबल कंडीशन फॉर रेजोनेंस में। सबसे पहली कंडीशन लिखो, लिखते जाना, अब इंग्लिश में लिख लूं मैं, लिखते जाना तुम फटाफट। सबसे पहली कंडीशन आ गई, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। द ऑर्बिटल्स which undergo डीलोकलाइजेशन। आप डीलोकलाइजेशन वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करें। डीलोकलाइजेशन मतलब वापस से लोकेट करना। आप अभी डीलोकलाइज हो गए, समझ रहे हैं, आप अभी जो क्लास में पढ़ते थे क्लास की जगह भी आप घर बैठ के पढ़ रहे हो, तो दैट इज व्हाट योर डीलोकलाइजेशन।
डी लोकलाइजेशन, काम सब सेम है, सब कुछ सेम है, बस जगह बदल गई है। पाई बॉन्ड जहां थी उसकी जगह किसी और जगह पर चली गई, पर काम वही कर रही है वहां रह के भी। उस वर्ड का मतलब हो गया डी लोकलाइजेशन। लोकलाइज्ड अभी यहाँ कहते हैं, अभी लोकलाइज्ड घर के हो गए, इट इज डी लोकलाइजेशन। ठीक है, डी लोकलाइजेशन वर्ड को समझे अब। अंडरगो डी लोकलाइजेशन, प्रेफरेबली शुड बी इन सेम प्लेन, प्रेफरेबली शुड बी इन सेम प्लेन। थोड़ी सी इंग्लिश आप समझने की कोशिश करें। प्रिफरेबली मतलब कोशिश ये रहती है शुड बी इन सेम प्लेन, मतलब ऐसे कई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगी, जो सेम प्लेन में नहीं भी होते तो भी रेजोनेंस शो कर देते हैं। समझ रहे हैं आप एक बात? तो हम उनकी बात तो यहाँ करेंगे नहीं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं जो डीलोकलाइजेशन शो करेंगे, वो कौन से प्लेन में होना चाहिए बेटा? वो सेम प्लेन में होना चाहिए। प्रेफरेबली शुड बी इन सेम प्लेन। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट सुटेबल कंडीशन आ गई रेजोनेंस के। ठीक है, पहली हो गई। दूसरी आ गई, ऑल द एटम्स इन्वॉल्व, ऑल द एटम्स, all the atoms involved should have orbitals, obviously बात है, pi electrons तो होने ही चाहिए, should have orbitals, should have orbitals having pi electrons, lone pair, negative charge, pi electrons, lone pair, negative charge, that is system, that is system must be, that is system must be। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड इंग्लिश का, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन का मतलब ये नहीं है रेजोनेंस हो रहा है, ये बहुत दिक्कत आती है मुझे। कॉन्जुगेशन का मतलब बॉन्ड्स आर इन ऑल्टरनेट ऑर्बिटल्स या ऑल्टरनेट। इंग्लिश वर्ड अगर देखिए कॉन्जुगेशन, इस इंग्लिश वर्ड का मतलब देखेंगे, इस इंग्लिश वर्ड का मतलब है कॉन्जुगेटेड, मतलब ऑल्टरनेट। समझ रहे हैं आप बात को? दिस इज कॉन्जुगेटेड। कहीं कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड से ऑल्टरनेट पोजीशन पे, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा। हाँ, रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन है कॉन्जुगेशन, पर हर कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस है ऐसा किसी ने नहीं बोला। इट इज एन इंग्लिश वर्ड। समझ रहे आप? कॉन्जुगेटेड को इंग्लिश वर्ड है की तरह ही ट्रीट करें। हम अगर कोई पूछेगा कि भैया रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा, तो सबसे पहले देख लो क्या पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है या क्या पाई ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब किसी ने भी नहीं लिखा कि पाई बॉन्ड्स आर इन ऑल्टरनेट पोजीशन, दिस डेफिनेशन या इस पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पर भी स्टेटमेंट पढ़े, आप संभल के स्टेटमेंट को पढ़े भी और टिक करें, देख दुखा के भैया जरा आराम से। तो कॉन्जुगेटेड इज एन इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट। मैंने साफ साफ लिखा है, अ सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड हैविंग पाई ऑर्बिटल्स, या सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, system must be conjugated means pz, अभी आप px बोलो, py बोलो, pz बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो बोलना है मेरे को, तो मैंने pz बोल दिया। मींस pz ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल। समझाती हूं कैसे। pz ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, each other, to each other on adjacent atoms। पूरी बात समझा रहे हो, आप सिर्फ लिख लो अभी। All the atoms involved should have orbitals having pi electrons, lone pair, negative charge, that is system must be conjugated means pz orbital must be parallel to each other। ठीक है, ये नोट करो, फिर समझाते हैं एक डायग्राम से। मैम ब्लू बैच में रेजोनेटिंग कंडीशन तक हो चुका है भाई, एडजस्ट कर ले यार। वो बीच से कैसे शुरू कर दी? समझ रहे मेरी बात? इससे मैंने हेडिंग से स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसके आगे बस ये रेजोनेटिंग कंडीशन पहुंच गया, या शायद एक और चीज पढ़ा दी होगी कोई, बस आएगा इस पर। एकदम बीच में कैसे स्टार्ट करती है ना, इसलिए मैंने थोड़ा रेजोनेंस हेडिंग से शुरू कर दिया।
चले पहला पॉइंट देखो, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर. द ऑर्बिटल्स विच अंडरगो डीलोकलाइजेशन प्रेफरेबली शुड बी इन सेम प्लेन. ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है. ये नोट कर लिया हो तो मैं रब कर दूं क्या? बस ये दो ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस की, इनको ही हमको समझना है. चलो बेंजीन, बेंजीन सबकी देखी हुई है, ऑब्वियसली बात है देखी हुई है. थोड़ा सा बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर देखो, कार्बन उस पर एक हाइड्रोजन, 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 कार्बन उस पर एक हाइड्रोजन. ठीक है ना, ये तुम्हारी डबल बॉन्ड हो गई, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड. यही होता है ना ऑल्टरनेट सिंगल ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. ठीक है, यही होता है अपना. अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो, कोशिश करूं यार अच्छे से ड्रॉ करूं. देखो इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कोशिश पूरी करी है मैंने. ठीक है ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा तुमको. ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये पहली बॉन्ड तो हर की किस कौन सी बॉन्ड होती है? सिग्मा बॉन्ड. और दूसरी बॉन्ड कौन सी होती है? पाई बॉन्ड. ये तुम्हारी पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, ये तुम्हारी सिग्मा, तुम्हारी पाई बॉन्ड. ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, पहली सिग्मा, दूसरी पाई, ये तुम्हारी पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग. अगेन ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, पहली सिग्मा, दूसरी पाई, ये तुम्हारी सिग्मा बॉन्ड, ये तुम्हारी कौन सी बॉन्ड है बेटा? पाई बॉन्ड. ठीक है, अब सिस्टम मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर का मतलब क्या है, होता क्या है रेजोनेंस में? रेजोनेंस में क्या होता है आप समझना. रेजोनेंस में जब ये बॉन्ड्स ऐसी 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 होती हैं तो ये वीक बॉन्ड्स होती है. ठीक है ना, हमने ऐसा सुना है कि जब डबल बॉन्ड आती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है. और पीछे से शुरू करूं, आपने ऐसा सुना होगा कि जब परसेंटेज एस बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. जब परसेंटेज एस बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. इसका ये मतलब हुआ जब हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो फिलहाल इन बॉन्ड की हालत समझो, जैसे ही ये डबल बॉन्ड पर चले गए इनमें आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? खींचतान. मैं तेरे इलेक्ट्रॉन लू, तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले, इस तरीके से खींचतान बढ़ रही है. और जब इस तरीके से खींचतान होती है तो ये क्या होता है? दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर. ये तो जनरली अब डे टू डे लाइफ में भी होता है. वैसे तो क्लास में तो बहुत एग्जांपल देती हूँ बट अभी अच्छा नहीं लगेगा. बट ऐसा होता है ना यार कि अपनी वाली से हमेशा दूसरे वाली की ज्यादा अच्छी लगती है. ठीक है ना, अपनी वाली कितनी भी अच्छी हो पर दूसरे वाली की ज्यादा अच्छी लगती है हमको. ये इनके साथ भी हो रहा है. इन्होंने इसके साथ बॉन्ड बना रखी है, कितनी अच्छी बॉन्ड हो, कितना ही अच्छा है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो चलता है बट अब वो थोड़े बहुत में भी उनको लगता है यार सामने वाला कितना खुश है, वो कितना खुश है उसके साथ. तो ये क्या करते हैं, वो इसके साथ बॉन्ड तोड़ते हैं, इसके साथ बना लेते हैं. बना लेते हैं भाई, अब क्या करें, तो चलता है, देना लेना तो आपस में इंटरचेंज एक्सचेंज चल ही रहा है. तो इन्होंने इनके साथ बना ली, इसने फिर ये अकेला हो गया, इसने इसके साथ बना ली, ये अकेला हो गया, ये अकेला था, इसने इसके साथ बना ली. ये थोड़े टाइम तक ये लोग आपस में खेले, फिर इनको रियलाइजेशन हुआ इसको क्या पहले वाली अच्छी थी, ये वाली तो और ज्यादा दुखी कर रही है. समझ रहे हैं आप मेरी बात? चीज चली जाती है, अपने से दूर हो जाती है. आप लोग बहुत सारे लोग अच्छे से समझते हैं इस फीलिंग को. तो हमको वैल्यू रियलाइज होती है तो फिर वापस से अपनी वाली के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. थोड़े टाइम फिर साथ में रहते हैं, फिर लगता है नहीं यार वो वाली ही ज्यादा अच्छी है, वो शायद अब सुधर गई होगी, फिर इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, फिर इसके साथ, फिर उसके साथ, फिर इसके साथ, फिर उसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसा ही खेलते रहते खेलते रहते खेलते रहते. लेकिन ये तभी हो सकता है भाई जब ये सारे के सारे एटम्स कैसे हो? सेम प्लेन में. बेसिकली समझो सेम प्लेन का मतलब क्या है. आपको थोड़ा ये मैंने क्लास में भी समझाया, ये कार्बन और ये भी कार्बन,
ये 2 कार्बन है, ये ऐसा कार्बन मतलब ये ऐसा प्लेन है, इसमें 2 कार्बन रखे, ये इधर एक कार्बन है और ये इधर भी एक कार्बन है, ठीक है। अब तुम्हारी जो बॉन्ड होती है पाई बॉन्ड, वो तो क्या होती है, ये जो प्लेन है इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर लोब्स कैसे लाई करते हैं, परपेंडिकुलर लाई करते हैं, ये तुम्हारी बॉन्ड, ये तुम्हारी इधर से बॉन्ड, ये तुम्हारी इधर से और ये तुम्हारी नीचे, ये ऐसी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड लोब्स, ये ऐसी देखो, ये पाई बॉन्ड, ये नीचे से इधर पाई बॉन्ड, ये ऊपर तुम्हारी पाई बॉन्ड, ये ऊपर तुम्हारी पाई बॉन्ड। सिमिलरली इधर भी प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसी ऐसी, मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये भी प्लेन के ऊपर, ये सेम प्लेन में ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसलिए ऐसे ड्रॉ करिए, ये ऐसा है बोर्ड की तरफ निकलता हुआ, ये भी बोर्ड की तरफ ऐसा निकलता हुआ, ये भी बोर्ड की तरफ ऐसा निकलता हुआ, समझ रहे, कोशिश करूंगी यार कल मैं स्ट्रक्चर लाके समझा दूंगी तुमको, क्योंकि वो ऐसे व्यू बड़ा नहीं हो पा रहा है ना, तो उतने अच्छे से समझा नहीं पा रही, मैं स्ट्रक्चर लाके कल समझा दूंगी, पर फिलहाल कोशिश करो तुम समझने की। तो ये पैरेलल बॉन्ड्स है, ठीक है ना, और सिंस दीज आर पैरेलल बॉन्ड्स, तो ये तोड़ना लेना भाई, यार देखो आप खुद ही फील करो ना यार, अगर आप 3 बिल्डिंग है, अपन एक बड़ी सी सोसाइटी में रहते हैं, 3 बिल्डिंग है और तीनों बिल्डिंग में जिन लोगों को भी इस तरीके का इंटरचेंज करना है अपनी अपनी वाली का, समझ गया ना मेरी बात, इंटरचेंज वो अपने वाले का लगा लो, बुरा मत मानना, जिसको भी इंटरचेंज करना है, अगर वो तीनों जो 3 बिल्डिंग है वो तीनों सेम फ्लोर पे होंगे, तो एक दूसरे के घर में ताकजाक आसानी से हो पाएगी ना, ये इधर वाले को देख ले, वो उधर वाले को देख ले, वो इधर वाले को देख ले, ये इधर वाले को देख ले, ये ऐसा इजी हो जाएगा इफ दे आर ऑन सेम फ्लोर। इमेजिन करो एक 3rd फ्लोर पर है, ठीक है ना, और एक जो है ग्राउंड फ्लोर पर है और एक जो है 9th फ्लोर पर है, तो वो थोड़ा एक दूसरे को देखने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी, बस वैसे ही हो रहा है। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर का मतलब क्या है कि उनको कैसा होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, तो सेम प्लेन में जब वो होंगे तो इसके साथ बॉन्ड तोड़ी, इसके साथ बनाई, इसके साथ बॉन्ड तोड़ी, इसके साथ बनाई, इसके साथ बॉन्ड तोड़ी, इसके साथ बनाई, ये वाला काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा और जल्दी जल्दी रेजोनेंस होगा। बात समझ रहे हैं, आपको मेरी बात आ रही है, तो सब इसलिए वो बोलते हैं कि दे शुड बी इन द सेम प्लेन, क्योंकि अगर वो अलग अलग प्लेन में होंगे, तो देखो यार दुनिया में कोई भी काम करते हैं, आप एक पानी का गिलास उठाकर भी इधर से इधर रखते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है, अगर आप सेम प्लेन में होंगे तो आपको बॉन्ड तोड़ना लेना आसान हो जाएगा, जितनी बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लग रही है, जितनी बॉन्ड नहीं बनाने पे एनर्जी रिलीज हो रही है, वो जो भी सिस्टम है वो आपका सही चलेगा। लेकिन आपको भी ये बात हम कई बार लैंग्वेज में बोल चुके हैं कि यार 2p 4p या 2p 5p इतना अच्छा नहीं होता है कॉन्जुगेशन, या आपने सुना होगा कि देना लेना इतना अच्छा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि 2p इतनी छोटी सी बॉन्ड होती है, 5p इतनी बड़ी सी बॉन्ड होती है, अब उनमें देना लेना करेंगे तो बराबर वाले लोग ही नहीं है ना, और सिंस वो बराबर वाले लोग नहीं है तो उनको आपस में देने लेने में क्या होगा, कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, वो अच्छा एनर्जी का रिलीज या अच्छी एनर्जी या नई बॉन्ड बनने वाली अच्छी वाली बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि अगर आपको जो है क्या करना है, आपको अगर रेजोनेंस अच्छा वाला करना है तो आपको सिस्टम को कैसा लेना पड़ेगा, सिस्टम को प्लेनर लेना पड़ेगा, सारी बॉन्ड क्या हो, एक प्लेन के पैरेलल हो, जब वो एक ही ऊपर, इधर भी ये ऊपर, ये ऐसा ऐसा लेना देना करेंगे तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, और अच्छा हो जाएगा, और एनर्जी वाइज भी क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऑब्वियस सी बात है एडजेसेंट, इस देखो ये कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन वर्ड को समझो, आगे अपना कॉन्जुगेशन वर्ड, ये देखो ये एक बॉन्ड है और ये दो डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, समझ रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब होता है सारी बॉन्ड्स कैसी पोजीशन पर है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, भावनाओं को समझ रहे हैं आप, ये कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है ऑल बॉन्ड्स आर एट व्हिच पोजीशन बेटा, ऑल्टरनेट पोजीशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन। और जहां पर अभी मैं आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसे होते हैं, अभी मैं सब ड्रॉ कर दूंगी कि जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस, दिमाग में पिक्चर क्लियर रखना, रेजोनेंस मतलब पाई बॉन्ड शुड बी एट व्हिच पोजीशन बेटा, ऑल्टरनेट पोजीशन, ठीक है, ये वाली बात। ये कहानी अभी मेरी तरफ से खत्म हो गई, दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दी, एक और बार दोनों पॉइंट रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है सिस्टम मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, द ऑर्बिटल्स व्हिच अंडरगो डीलोकलाइजेशन शुड प्रेफरेबली इन सेम प्लेन, प्रेफरेबली इन सेम प्लेन इसलिए बोला है हमने क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं व्हिच आर नॉट इन सेम प्लेन स्टिल दे शो रेजोनेंस, बट अगर हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में तो 100% सारे के सारे कैसे होना चाहिए, सेम प्लेन में, तभी आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, रेजोनेंस, ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात हमारी आ जाती है, all the atoms involved have orbitals having pi electrons, lone pair, negative charge, that is system must be conjugated। अरे pz इसलिए बोला कि यार वो आपको पता है ना, p ऑर्बिटल में px भी होता है, py भी होता है, pz भी होता है, अपनी इच्छा से कुछ भी बोल दो, कुछ तो बोलना था तो मैंने pz बोल दिया, इसको दिल पे ना ले कि हमेशा pz ही होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, pz जनरली हमारी टेंडेंसी होती है सबसे पहले x फील होता है, ये हमारी थॉट होती है, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है, हम ऐसा सोचते हैं। वाई फील हो गया, जेड वाला एम्प्टी होगा या जेड वाले में पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो जेड जेड आपस में क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेशन।
ठीक है, ये वाली बात भी आता है। कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब भी समझ में आ गया हमको। कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन। अब बहुत सारी ऐसी ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पाई इलेक्ट्रॉन अलग अलग कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो क्या शो करेंगे बेटा, रेजोनेंस। तो उसकी अब हम बात करते हैं। ये रब कर रही हूँ अब मैं, है ना। इस डायग्राम भी आप लोगों ने ड्रॉ कर ही लिया होगा, कोशिश कर लेना, देख लो इस डायग्राम को अच्छे से। वो दिक्कत आती है मुझसे भी, पता नहीं अभी तो ठीक ठाक बन गया, अदरवाइज मुझसे बनता नहीं पाता। चलिए ये रब कर रही हूँ मैं। चल, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो मुझे एकदम याद आया, मैं बता दूं कि 3 इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। एक होता है क्यूम्यूलेटेड सिस्टम, क्योंकि ये आइसोमरिज्म में बहुत ज्यादा काम में आएगा। क्यूम्यूलेटेड सिस्टम मतलब क्यूम्यूलेंस, इसके लिए एक वर्ड होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्यूम्यूलेटेड सिस्टम मतलब कलेक्टिवली सारी बॉन्ड्स कैसे हैं, साथ साथ इस टाइप से। These are not cumulated, एक साथ डबल मतलब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज क्यूम्यूलेटेड। अगला आ जाता है बेटा मेरे पास यहाँ पे क्यूम्यूलेटेड सिस्टम के बाद नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड तो मैंने तुम्हें अभी बताया ना, ऑल्टरनेट पोजीशन, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐसा कुछ समथिंग, ऐसा एक बार भी दिख जाएगा तो कॉन्जुगेटेड, ऐसा जरूरी नहीं 8-10 बार चाहिए, वो तो एक बार भी दिख जाएगा, इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। व्हेन डबल बॉन्ड आर व्हाट एट अल्टरनेट पोजीशन, एक बॉन्ड के गैप के बाद अगर डबल बॉन्ड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है एक और होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम उसको बोलते हैं जब बॉन्ड्स के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं हो, अलग अलग रैंडम पोजीशंस पर हो, इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, जो ना क्यूमुलेटेड है और जो ना कॉन्जुगेटेड है। अगर दोनों ही नहीं होंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। चेक कर लो, आप एक बार नोट कर लो उसको। नहीं नहीं, मैंने और लिखा होगा यार, विशेष मैंने और लिखा होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज और अपने क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और अपने क्या कहते हैं डबल बॉन्ड, ये सब और में है बेटा, ठीक है ना। दिस शुड बी प्रेजेंट और अलग अलग प्रेजेंट होगी। आयुष सिंह, तुम कुछ पूछना चाह रहे थे, फिर तुमने कुछ पूछा नहीं, मिस हो गया मेरा देखना। पूछ लो यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो। तुम बोलो मेरा नाम मत लेना तो वो भी लिख देना मेरा नाम मत लेना, मैं नहीं लूंगी तुम्हारा नाम। वो तो नाम इसलिए लेना पड़ता है कि मैं बता दूं भाई कि मैंने तुम्हारी बात क्लियर कर दी। चलो हाँ, ये रब कर दिया, आई मीन सॉरी, ये लिख लिया, रब कर दो, ठीक। अभी नोट्स ही कंटिन्यू हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें, और अभी अपन ने इतना रेजोनेंस के बारे में देखा है तो छोटी छोटी बातें और रेजोनेंस के लिख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, अगली इंपॉर्टेंट बात, हाईएस्ट वेटेज is given to resonance hybrid। highest weightage is given to resonance hybrid amongst all resonating structure। मतलब देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई कम कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, आगे जाके देखेंगे हम। कोई एनर्जी वाइज ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कोई एनर्जी वाइज कम कंट्रीब्यूट करता है, पर फाइनली हमको किससे मतलब है, रेजोनेंस हाइब्रिड से। कुछ स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ना, हटा भी सकते हैं कि भाई ये किसी काम के नहीं है। कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम काउंट भी कर सकते हैं कि ये ज्यादा काम के, लेकिन फाइनली व्हाट मैटर्स इज रेजोनेटिंग, सॉरी व्हाट मैटर्स इज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाईएस्ट वेटेज किसको देंगे हम, रेजोनेंस हाइब्रिड को। हाँ, तीनों का साथ में होना कंपलसरी नहीं है, विशेष नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या कोई दो भी होंगे तो चलेगा, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड भी होगा तो चलेगा। ये सारी बातें भी मैं लिखवाऊंगी अभी, बस ये नोट्स में लिखवा दूंगी कि कौन कौन सी जगह का आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ये मैं सारी चीजें लिखवा दूंगी। जरूरी नहीं तीनों साथ में हो, कोई एक भी होगी तो चलेगा।
कोई स्पेसिफिक इंटरवल पे बॉन्ड्स है तो भी आइसोलेटेड होंगी। बेटा देखो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि क्यूम्युलेटिव नहीं होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड नहीं होना चाहिए। अब वो भले डबल डबल, दो दो, तीन तीन, चार चार के गैप के बाद वो एक कैसे भी हो, सब चलेगा। बस आइसोलेटेड का मतलब होता है क्या नहीं होना चाहिए, क्यूम्युलेटेड नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, क्यूम्युलेटेड और कॉन्जुगेटेड। उसके अलावा जो भी सिस्टम होगा सारे के सारे आइसोलेटेड। ठीक है सुची जी, ये मैंने आपको बात बता दी। चलिए अभी हम यहाँ बात कर रहे थे हाईएस्ट वेटेज इज गिवन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड अमंगस्ट ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बात याद रखना, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ही डिसाइड करेगी कि रेजोनेंस होने वाला अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। आगे जाके सीखोगे हर होने वाला रेजोनेंस अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो हर होने वाला जो रेजोनेंस है वो सिर्फ स्टेबिलिटी देगा, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है। कभी कभी बुरे बुरे खराब खराब रेजोनेंस भी होते हैं कि जो नहीं होना चाहिए लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वो रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए वो हो रहे हैं, लेकिन वो अच्छे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नोट लिखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको बताई था कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी काउंट हो जाती है। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अच्छे हैं उनको भी गिन लेते हैं, जो बुरे हैं उनको भी गिन लेते हैं, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है इज मोर स्टेबल अमंगस्ट ऑल अरेंजमेंट्स इन डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो लिखो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल अरेंजमेंट। फाइनली व्हाट मैटर्स इज रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं ना वो वाला स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल अरेंजमेंट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की सारी अच्छी बुरी बातें दोनों को मिलाकर एक बोलते हैं ना बैलेंस बनाकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है कि भाई फाइनली ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल अरेंजमेंट in which delocalization is shown by dotted lines, in which delocalization is shown by dotted lines. In which delocalization is shown by dotted lines. ठीक है, अगला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो भैया ये द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल, द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल, the energy of actual molecule is lower than that of any resonating structure. That is resonance leads to stabilization. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर कहीं पर एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल इज लोअर देन दैट ऑफ एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन। लेकिन हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा ही कंट्रीब्यूट करेगा, वो अच्छा ही होगा, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमेशा हर रेजोनेंस की जो स्टेज है, हर स्टेप है, या हर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो अच्छा ही होगा, वो उसको कंट्रीब्यूट ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी खराब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंस वो रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए देखने में तो आएंगे। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे कि हम उनको कैसे इग्नोर करते हैं, हम कैसे कोशिश करते हैं कि हम स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएं। तो हमको तो ये समझना है कि रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, मतलब अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, जो एनर्जी वाइज क्या होंगे, लो। जो एनर्जी वाइज हाई होंगे वो अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थोड़ी हो गए, वो तो ऑब्वियसली बात है, ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हमको सिस्टम की एनर्जी बढ़ानी है कम करनी है, कम करनी है हमको। जितनी कम होगी सिस्टम में एनर्जी उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, तो अब जैसे कुछ अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ बुरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइनल सम अप होके हमारे पास एक बन जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड ही जो होता है एनर्जी वाइज सबसे कम होता है। अच्छी बातें सारी वो ले लेता है और बुरी बातें वो सारी हटा देता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और सिंस अच्छी बातें वो सारी ले लेता है इसलिए वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, दे ऑलवेज लीड टू स्टेबलाइजेशन।
बुरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में अभी हम बात करेंगे आगे चल के कि उनके साथ क्या होता है। ठीक है, यहां तक की बात। ये नोट कर लिया, रब कर दूं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रेजोनेंट लीड्स टू स्टेबलाइजेशन। हम रेजोनेंस वहीं करते हैं जहां से हमको स्टेबिलिटी मिले, जहां से स्टेबिलिटी नहीं मिलती हम वहां जाते भी नहीं है। अभी आप जाओगे क्या कोई ऐसी जगह जहां आपको बोले बेटा बहुत जूते पड़ेंगे, वहां गया तो जाके देखोगे कैसे जूते पड़ते? नहीं ना। ऐसी वाली बात है, जब उनको पता है वहां पे स्टेबिलिटी मिलनी नहीं है तो वो उस तरह का रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, तो क्योंकि उनको पता है सिस्टम की एनर्जी का लॉस होगा बहुत सारा, तो भले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पर वो कोशिश करेंगे कि वो उस तरह का रेजोनेंस ना करे। ठीक है ये वाली बात। नोट्स वाले पॉइंट्स खत्म। इंपॉर्टेंट बात थी क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम, उसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड की इंपॉर्टेंस, उसके बाद हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको ऑब्जर्व करना है? रेजोनेंस हाइब्रिड को। ठीक है ये वाली बात। ये सारी बातें खत्म हो गई। मतलब अभी हम शुरू हुए थे सबसे पहले कहां से? रियल स्ट्रक्चर, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या पढ़ा? रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर के बाद हमने ओजोन देखा। ओजोन के बाद हमने क्या देखा? बेंजीन देखी। बेंजीन और ओजोन में हमने दोनों में बॉन्ड ऑर्डर के कंसेप्ट से और बॉन्ड लेंथ के कंसेप्ट से समझने की कोशिश करी, भाई क्या दिक्कत है। ओजोन में हमने बॉन्ड ऑर्डर के कंसेप्ट से समझा और बेंजीन में हमने बॉन्ड लेंथ की से बॉन्ड लेंथ से समझा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और वहां से एक फीलिंग आई कुछ अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो रेजोनेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आए थे, उसके बाद सुटेबल कंडीशंस पे। कंडीशंस में हमने इंपॉर्टेंट कंडीशन दो थी। एक कंडीशन होती है कि सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, कोशिश करें आप सिस्टम प्लेनर हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इन शॉर्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, मतलब पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज या एम्प्टी ऑर्बिटल या लोन पेयर या हिंदी वाला या। ठीक है ना, ये सब कैसी पोजीशन पर हो? ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो, तब आपको क्या देखने को मिलेगा वहां पर? रेजोनेंस। ठीक है, ये तो हमने ऐसी कंडीशन एक बोलते हैं ना, पर एक्चुअली तो ड्रॉ करके देखना पड़ेगा भाई कि कौन कौन सी कंडीशन में हमको रेजोनेंस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर ली थी। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाते हैं, दैट इज रूल्स फॉर ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, रूल्स फॉर ड्रॉइंग। अभी आ गए हम, ये अभी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर ड्रॉइंग, मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तुम कंप्लीट लिख लेना। किन किन बातों या कहां से शुरू करें, या पहले स्ट्रक्चर को देखते से सबसे पहली चीज क्या करनी है, कैसे ड्रॉ करना शुरू करना है। मैंने तो बेंजीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, ओजोन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, सिंपल थे। अभी आप आगे जाके देखेंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आएंगे, और सिंस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आएंगे तो कुछ तो हो, कैसे कुछ तो पता चलेगी कैसे ड्रॉ करेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है ना, तो अभी हम बात करते हैं उसकी रूल्स फॉर ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सबसे पहला रूल, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है ना। All structures must be, all structures must be according to Lewis dot structure। अब यार ये तो बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, इसमें तो कुछ बात करने की भी बात नहीं है, जनरल बात है तो, कि ऑल स्ट्रक्चर्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये पहला रूल है। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन सेम ही रहेगी। आप एटम की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो। टॉटोमर्स में होता है कि एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन क्या रहती है? फिक्स। आप भली 1000 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो किसी कंपाउंड में, पर हर कंपाउंड में ऐसा नहीं हो सकता कि अभी कार्बन यहाँ पर था और नाइट्रोजन यहाँ पर था और आगे जाके हमने उनकी पोजीशन चेंज कर दिया। अभी तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, आगे जाके हमने एक ही हाइड्रोजन कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम्स की पोजीशन क्या रहती है? सेम। चेंज सिर्फ और सिर्फ क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, या किसी में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल से सिंगल बॉन्ड हो गई, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल से डबल बॉन्ड होगी। जो भी चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा बेटा? बॉन्ड्स में चेंज होगा। पर एटम की पोजीशन में किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट ये है, पोजीशन ऑफ द एटम, पोजीशन
of the atom, लिखा position of the atom in all resonating structure, is fixed. Position of the atom in all resonating structures is fixed. RS must differ only in position of bonds या इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं। मतलब बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आएगा, डबल बॉन्ड इधर की उधर हो जाएगी, ये चल जाएगा, लेकिन किसकी पोजीशन में डिफरेंस नहीं आ सकता? एटम्स की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, पोजीशन ऑफ बॉन्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब एक ही है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अच्छा हो जाएगा, ये लिखो सिस्टम। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में चेंज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इफ प्रेजेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही रहेंगे, वो फ्री रेडिकल के काम में आएगा आपके। कि अगर एक फ्री रेडिकल है तो ऐसा नहीं हो सकता किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फ्री रेडिकल ही नहीं बचा, पॉसिबल ही नहीं। या ऐसा भी नहीं हो सकता वो फ्री रेडिकल नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, वो भी पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनका नंबर हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम, उनमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो अगला पॉइंट ये आ गया हमारे पास, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ, all the resonating structures have same number of total valence electrons, total valence electrons and odd electrons if present। अगर हो तो, जरूरी नहीं ना odd electron हमेशा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर odd electron एक है तो फिर हमेशा कितना रहेगा? एक। and odd electrons if present, that is, इसको अलग करो, that is number of paired and unpaired electrons remains same, that is number of paired and unpaired electron remains same। ये कुछ रूल्स है, इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। पहला रूल क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। दूसरा रूल क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिफर करेगा, वो पोजीशन ऑफ एटम्स पे कभी डिफर नहीं करेंगे, वो सब में पोजीशन ऑफ एटम हमेशा क्या रहेगी? सेम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑल द आरएस मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ टोटल वैलेंस एंड और इलेक्ट्रॉन इफ प्रेजेंट। मतलब आपके पास नेगेटिव चार्ज जितने भी है या जितने भी बॉन्ड्स हैं वो पेयर्ड है, ऑब्वियसली बात है। नेगेटिव चार्ज में भी हम बात कर चुके, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो अपनी बॉन्ड होती है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनकी पेयरिंग हमेशा ही रहेगी। ये हो सकता है कि बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगी? सेम। ये आप चेक कर लो एक बार, ठीक है? क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, ये तो हम समझ ही चुके थे जब मैंने बोला था ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बुरे होते हैं, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे होते हैं। तो इतना भी आपको समझ में आ रहा है कि एनर्जी वाइज सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं होते, कभी कभी डिफर कर सकते हैं, कभी कभी सेम भी होते हैं भाई, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती है। पर फिलहाल इन जनरल के लिए अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम एनर्जी वाले ही होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफर इन एनर्जी, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी कम होगी जो अच्छे होंगे, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज्यादा होगी जो पूरे होंगे, ठीक है ना? तो अगला पॉइंट आता है, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ऑफ सेम एनर्जी, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ऑफ same energy, all the resonating structures are not of same energy, however difference in energy is very less। ये भी सही बात है, क्यों समझाती हूँ?
However, difference in energy is very less. क्यों है ऐसा? एनर्जी का डिफरेंस कम क्यों है? क्योंकि यार आप एक बॉन्ड तोड़ रहे हो, नई बॉन्ड बना रहे हो, फिर उस बॉन्ड को तोड़ रहे हो, फिर किसी और के साथ नई बॉन्ड बना रहे हो. अगर ऐसे देखो, सिंपल सी बात है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. अब इनको अपनी वाली के बाद साथ बॉन्ड तोड़नी है और इसको इसके साथ बनानी है, तो ये ऐसी बॉन्ड तभी बना पाएगा जब ये भी तैयार हो अपने वाले के साथ बॉन्ड तोड़ने के लिए. आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर दोनों की सहमति होगी तो ही काम आसानी से होगा, और दोनों में से कोई एक भी तैयार नहीं होगा तो काम ही नहीं हो पाए. ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंस इन एनर्जी इज वेरी लेस. मतलब ठीक है, उन दोनों की एक कोई कम तैयार होगा, एक कोई थोड़ा ज्यादा तैयार होगा, पर एक एकदम रिलक्टेंट होगा कि चाहे जो हो जाए मैं तो 7 जन्मों तक इसी का साथ दूंगी. तो ऐसे में आपको उनकी बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत आ जाएगी और लगने वाली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और ये वो काम नहीं होगा जो रूम टेम्परेचर पे हो सके. ठीक है ना? तो ये बॉन्ड तोड़ना और नई बॉन्ड बनाना, फिर पुरानी वाली से बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना, ये काम तो तभी आसान हो पाएगा ना जब एनर्जी का डिफरेंस क्या है, कम. अभी जिंदगी भर ये थोड़ी करते रहेंगे, और कोई काम है कि नहीं? समझ रहे ना मेरी बात को? उन कंपाउंड्स को भी आगे और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, बहुत कुछ करना है. अभी इसी में उलझे रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, अगर आसानी से हो रहा है, टाइम पास है, काम करने के बाद फुर्सत है, शाम को कोई काम नहीं और ऐसा बॉन्ड तोड़ के नई बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना? तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा बेटा? कम. दिस इज योर 4th पॉइंट. अभी और भी पॉइंट्स बाकी है, नोट कर लो पहले फटाफट. All the resonating structures are not of same energy. However, difference in energy is very less. ये सारे पॉइंट्स नोट करो, फिर और पॉइंट लिखा. हाँ मैम, अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन से अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और कौन नहीं? ये अपने को पता चल जाएगा कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे ना बेटा, तो जैसे हम जानते हैं ना, कुछ एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और उन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आपको अपने आप वो आपको फील आ जाएगी, यार ये तो बुरा है, ये ऐसा बॉन्ड बनना नहीं चाहिए. और वैसे भी अभी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिखाऊंगी कि कैसे हमको पता चलता है कौन से वाले बॉन्ड अच्छे और कौन से वाले बॉन्ड बुरे हैं. ठीक है? ये मैं आपको दिखा दूंगी. हाईएस्ट वेटेज वाला पॉइंट. ओके, हाईएस्ट वेटेज वाला पॉइंट ये है कि आगे जाके हमको डिसाइड करना पड़ेगा किन्हीं भी 3 स्ट्रक्चर के बीच में कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है. तो उन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे डिसाइड करोगे? नहीं, आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? किसकी एसिडिटी ज्यादा है, किसकी एसिडिटी कम है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा है. ये सारी बातें जब हम बात करेंगे तो हमको क्या देखना है फाइनली? कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला कंपाउंड ज्यादा अच्छा है और कौन सा वाला कंपाउंड ज्यादा बुरा है. ठीक है ना? तो ये बात होगी आपकी. कौन सी वाली बात होगी? हाईएस्ट वेटेज वाली बात. सूची नहीं समझ में आया तो फिर बोलना बेटा, लेकिन मेरे को लग रहा है अभी आ जाएगी बात समझ में कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज द की फैक्टर टू डिसाइड कि उनमें कंपाउंड पे हम कंपेयर कैसे करें. ठीक है? ओके, सेकंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ द एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड. ओके, अभी हमने जैसे बेंजीन या ओजोन का ड्रॉ किया था, उनमें सब सेम कार्बन कार्बन वाले थे ना. तो रुको, मैं अभी ये ड्रॉ करती हूँ, फिर इसका एक एग्जांपल लिख के बता दूंगी कि देखो इनमें पोजीशन सेम है. नहीं, एनर्जी कम होगी तो स्टेबल होगा, मतलब यार कोई भी कंपाउंड से जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें स्टेबिलिटी आती है. लेकिन अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर थोड़ा लॉजिकली सोचो, वो कोई नई बॉन्ड बना रहा है पुरानी बॉन्ड को तोड़कर, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं खुद भी थोड़ा अनस्टेबल होगा ना. तो उसकी लिमिट कैसे हो सकती है? मतलब आप समझो, अगर कोई बहुत स्टेबल है, अगर कोई अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है, तो उसके साथ बॉन्ड क्यों तोड़ेगा? समझ रहे? तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है. कहीं ना कहीं कोई तो अनस्टेबिलिटी है उसमें, और थोड़ी बहुत भी कोई अनस्टेबिलिटी, और यही कारण है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए एनर्जी ऐसा भी नहीं हुआ कि जीरो हो जाएगी. लिमिट क्या मतलब, बात को समझने की कोशिश करो यार कि मिनिमम एनर्जी, मतलब बोलते हैं ना 4-5 कंपाउंड्स है जिनमें आपस में अनस्टेबल है, तो वो क्या कर देंगे? आपस में अनस्टेबल है तो वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाएंगे. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इतना भी ऐसे कम नहीं हो जाती. पर अब देखो, मैंने हमेशा बोला है ना, ये सब कैसे फैक्टर्स होते हैं? कंपैरिजन वाले फैक्टर होते हैं. 4 लोग हैं, उनमें जिसमें सबसे कम एनर्जी होगी वो स्टेबल है, लेकिन जिसमें सबसे कम एनर्जी, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हो गया? नहीं ना, उसमें भी 4 बुराइयां होंगी. लेकिन जो 3 उसके साथ खड़े थे, ऑब्वियस सी बात है, वो तीनों से तो वो चौथा वाला पर्सन क्या है, ज्यादा बेटर. ये हो गया आपका एनर्जी का कंसेप्ट. ठीक है? और अभी और देख लेना, आप टाइम के साथ समझ में आ जाएगा. Ma'am, 4th point one more time. Okay. All the resonating structures are not of same energy. However, difference in energy is very less. मतलब ये हो गया कि आप बेंजीन के भी जब अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, तो याद है हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें बीच में बॉन्ड बनी थी, एक तरीके से वो ब्रिज बन गया था. आप भी लॉजिकली सोचो, क्या वो ब्रिज हमने बना तो दिया, पर क्या वो बहुत स्टेबलाइजिंग हो गया? क्या
नहीं ना, वो स्टेबलाइजिंग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एनर्जी लेवल क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर इन तीन के बीच में बॉन्ड बन रही है, अगर इससे इसमें जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है, ऐसा तो तभी हो पाएगा जब एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा बेटा, कम। अगर एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तभी वो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे जाएंगे। किसी काम को करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है तो क्या उस काम को हम डेली बेसिस पर करेंगे क्या, नहीं। पर किसी काम को अगर करने में यार रोज क्या है, सिर्फ मम्मी ने यही तो बोला कि सुबह अपना नाश्ता खुद बनाओ, ठीक है ना। अभी 4 दिन के बाद मम्मी बोल देगी बेटा कब से तुम्हारी कोचिंग शुरू होगी, बेटा बहुत हो गया, बेटा घर में बहुत मस्ताली, बेटा अब काम पे लगो। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये अपने एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, कितना भी स्टेबल आप बनाने की कोशिश करो पर अलग अलग स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एनर्जी में तो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा ही सही। ठीक है, सारे के सारे एक जैसे तो नहीं होंगे। ठीक है, ये मैंने 4th पॉइंट फिर से बोल दिया कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं उनमें एनर्जी जो होगी वो सेम नहीं होगी, कहीं ना कहीं हर स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से अलग होता है, अलग होता है, इसलिए उनमें एनर्जी का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए अगर कम एनर्जी लग रही है, रोज सुबह नाश्ता बनाना है तो बना लेंगे, लेकिन मम्मी कहे कि भाई चारों टाइम का, दोनों टाइम का खाना भी तुमको ही बनाना है, नाश्ता भी तुमको ही बनाना है, तो फिर वो थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी ना, वो थोड़ा अनस्टेबल सी सिचुएशन हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो हम नाश्ता रोज सुबह तभी बना पाएंगे जब वो हमारे लिए कैसा काम होगा बेटा, इजी वर्क होगा, इजी जॉब होगा। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आएगी, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी एनर्जी का डिफरेंस है, किसी में ज्यादा किसी में कम चलेगा, बट डिफरेंस उतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओहो इतने भयंकर भयंकर स्ट्रक्चर्स की भी बातें मत करो। ठीक है प्रथम जैन, अभी तो हम बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं भाई, तुम तो ये कहाँ पहुंच गए, ये तो बहुत आगे की बात है। तुम इतना ज्यादा स्टेबल, इतने ज्यादा लेवल पे बातें मत करो। ठीक है, इसको हम आगे जाके करेंगे, ये सब क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बुरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए तुमको, और तीनों का साथ में होना कंपलसरी नहीं है, ये भी मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, अभी हम जो 2 पॉइंट्स बचे वो लिख लेते हैं। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हम टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन समझ गए, किन किन के बीच में रेजोनेंस होता है भाई। डबल मैं आपको बताऊंगी कल सारे रेजोनेंस कैसे देखना है। डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल के बीच में रेजोनेंस होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस होता है। कल हम ये सारी बातें करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे, 2-3 लेक्चर लगेंगे, और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखेंगे। हर एक के मैं कल स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करना सिखा दूंगी, 5-5 6-6 तुमको भी बोलेंगे साथ साथ में। अब एक मैं ड्रॉ करूंगी, फिर तुमको बोलूंगी 4 तुम ड्रॉ करके देखो। ठीक है ना, तो कल ये वाली प्रैक्टिस करेंगे हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने वाली। फिलहाल अपने 2 पॉइंट और बच गए, वो मैं लिखा देती हूँ। तो पहला पॉइंट पे हमने बात कर ली थी कि ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर से ड्रॉ करो। दूसरे पॉइंट पे हमने बात करी थी कि पोजीशन ऑफ, हाँ किसने मुझे बोला था सेकंड पॉइंट बता दो कैसे। देखो बेटा आप समझना, मान लो ये CH2 ले लेते, चलो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ऐसा कुछ। ये रेजोनेंस हो रहा है, अभी आपको पता नहीं है बात, पर मैं आपको बता दूं रेजोनेंस हो रहा है। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड या पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, ये बनेगा। अभी आगे जाके आप सीखोगे, कल ही सिखा दूंगी मैं तुमको ये सब चीजें। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन किसी की पोजीशन चेंज हुई क्या, किसी की पोजीशन नहीं चेंज हुई, सिर्फ चेंज तो चलो बॉन्ड्स की पोजीशन। यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड हो गई, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड किया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये कि पोजीशन ऑफ एटम क्या नहीं होना चाहिए, पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ चेंज किसका चेंज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का। ये सेकंड पॉइंट का मतलब है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप बोलोगे कि ये कहाँ होता है, मैंने तुम्हें याद ही बताया टॉटोमर। अभी इसका कभी टॉटोमर ड्रॉ करेंगे ना, तो इसके टॉटोमर में देखो क्या होगा, इसके टॉटोमर ऐसा ड्रॉ करते हैं, वो इससे शो करते हैं, तो ऐसा बन जाएगा CH3, ये CH3 सिंगल, या टॉटोमर छोटा वाला शो कर देती हूँ, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, टॉटोमर ऐसा शो कर लेती है, HC ट्रिपल बॉन्ड N है, ये इसका टॉटोमर आप इजीली समझ जाओगे। इधर दिस इज H सिंगल बॉन्ड N और एक कोऑर्डिनेट साइनाइड बन गया, साइनाइड से आइसोसाइनाइड बन गया, ये क्या हो गया बेटा, टॉटोमर्स हो गए। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अभी किस पर लगा था, कार्बन पे, अब किस पर लग गया, नाइट्रोजन पर। दिस इज योर टॉटोमर्स। टॉटोमर्स में किसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज
नहीं होती, ये डिफरेंस। और इसमें एरो भी ये लगता है, इसमें एरो ये लगता है, उससे आपको क्लियर हो जाता है यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, टॉटोमर्स ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अभी फटाफट एक बार लास्ट 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं क्योंकि फिर अभी खत्म करना पड़ेगा ना। हाँ, 5th पॉइंट लिखो। 5th पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज शुड रिसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कल सीखेंगे इसका मतलब, तो आज तो लिख लो बस। द पॉजिटिव चार्ज शुड रिसाइड the positive charge should reside as far as possible, the positive charge should reside as far as possible from electronegative atom। मतलब मैंने बताया था ना, अनस्टेबल कंडीशन क्या हो जाएगी जब पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही आ जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में आ जाए, तो वैसा वाला रेजोनेटिंग रेजोनेंस कैसा हो जाएगा, बुरा रेजोनेंस। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव। तो वो क्या कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। और कार्बोकेटाइन याद है कैसा होता है, भूखा होता है, और किसी भूखे से अगर आप इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करोगे तो वो गरीब आदमी तुमको क्या देगा, कुछ नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज को कैसा होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए। थोड़ी इंग्लिश करेक्ट कर दो क्या, द पॉजिटिव चार्ज शुड रिसाइड एज फार एज पॉसिबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये भी समझ गए तुम, बात एक ही, वो किस पर आना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। और कभी आप ऐसा कुछ कर दो कि उस पर कौन सा चार्ज आ जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, तो वो कैसा रेजोनेंस हो गया, खराब रेजोनेंस, बुरा, ठीक है ना। उसको हम कल देखेंगे। और 6th तो हम देख ही चुके हैं कि बॉन्ड पेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड पेयर अभी देखा था ना, डबल बॉन्ड जो था पॉजिटिव नेगेटिव में चला गया था, बॉन्ड पेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एंड वाइसा वर्सा। वाइसा मतलब लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, बॉन्ड पेयर में। ये भी 2 इंपॉर्टेंट रूल्स है, 6 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े, इन रूल के बेसिस पे कल हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप एक बार और नोट कर लो सारी बातें, ठीक है। 6 पॉइंट्स हो गए। कल हम सीधा टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन से शुरू करेंगे। कल की क्लास फिर से रिपीट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा, क्योंकि जेई में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कहानी भी थोड़ी अलग होती है, इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। ये वाली बात। अब आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आपने दोनों पॉइंट्स भी नोट कर लिए हैं। थोड़ा सा अभी अब शाम को मिलेंगे ना वापस से 5:30 बजे। मैं ऐसा सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसे रोज आखिर के 10 मिनट में 8-10 क्वेश्चन लिख लूं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें। आपको उनमें कोई डाउट आ रहा है आज का लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ लो। ऐसा इसलिए करने का सोच रही हूँ बेटा क्योंकि स्पेशली बाइनोमियल, और इसमें तो चलो मैं इलस्ट्रेशन क्लास में करा दूंगी, लेकिन मेनली बाइनोमियल में मैं ऐसा सोच रही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाएगा फिर लास्ट लेक्चर में जो आपने पढ़ा वो उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अभी मुझे आप पे थोड़ा डाउट है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये मुझे देखते हो, सोच के बताना, तुम भी मुझे रिप्लाई कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। नहीं हो रहा है अभी, प्रेस तो करें इसको। हाँ, आप यहाँ नहीं हो क्या? शिवांशी जी है? नहीं, वो नहीं है।